वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज। ऑनलाइन मस्त क्लासेज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस सेट 1 है ना, इसका क्वेश्चन बनाएंगे। इस विषय में आपको इतिहास है ना, और भी देखिए क्या क्या मैंने संग्रह करके लाया। इतिहास है, इतिहास के साथ साथ आपको भूगोल के भी प्रश्न हैं, राजनीतिक विज्ञान के भी प्रश्न हैं। आगे आपका देखिए इसी वीडियो में अर्थशास्त्र भी है, और फिर देखिए आगे क्या है, आपदा प्रबंधन है। यानी कि आपको जो सामाजिक विज्ञान में 5 लेसन जो होते हैं, इतिहास, भूगोल है ना, और आपदा प्रबंधन, राजनीतिक विज्ञान, सारे के सारे एक ही वीडियो में मैंने कवर किया है। तो आप सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, और एक शानदार वीडियो आपको आज के क्लास में मिलेगा। इसमें आपको क्वेश्चन बैंक है, साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक के साथ साथ आपको बोर्ड मॉडल प्रश्न और गेसिंग प्रश्न भी मिलेंगे, जो कि आपको ना 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। तो ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग और शानदार होने वाला है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए, बिना स्किप किए वीडियो को देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो शुरू करने से पहले एक बार हम सब स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट करेंगे, अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंटों से, कि वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। दोस्तों आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है और हम में जान फूंकती है। मैं कहाँ हूँ, तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है, और मुझ में जो बोलता है ये तेरी आवाज़ है। तो दोस्तों आप लोग शुरू हो जाइए पहले क्वेश्चंस के लिए। सभी लोगों से एक बार फिर से मैं अनुरोध करता हूं कि वीडियो को शेयर करके अपने साथियों को भी बुला लीजिए। शुरुआत करेंगे हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाला हिस्ट्री के शानदार शानदार क्वेश्चनों से। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए आंसर्स बताएंगे। हम सब आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, और आप लोग लास्ट में बताएंगे कि कितने हमने सही किया। और आप लोग को मालूम ही होगा कि आज का एक प्रश्न होता है जो कि लास्ट में मैं पूछता हूँ। जो भी स्टूडेंट सबसे पहले जवाब देंगे उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो देखिए आज का क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। पहला है ऑप्शन नंबर 1 है लुई 18वां, बी है नेपोलियन बोनापार्ट, सी है नेपोलियन थर्ड, और डी है बिस्मार्क। तो पहला एकदम बहुत ईजी प्रश्न है, सब लोग को मालूम भी होगा कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न का 100% बिल्कुल आपका राइट आंसर बी होगा, नेपोलियन बोनापार्ट है ना। बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। जिनका भी कमेंट में आपका बी है ना, बिल्कुल सटीक 100% राइट आंसर है। और ये देखिए बोर्ड मॉडल प्रश्न है जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। रंपा विद्रोह कब हुआ, 1916, 1917, 1918 और 1919। जल्दी से आप लोग जवाब बताइए, इसका क्या होगा सटीक आंसर। देखेंगे हम किस में है कितना दम एवरीवन। कुछ मैं सवाल आपको मौखिक प्रश्न के रूप में भी पूछूंगा, है ना, इसी में। तो देखिए रंपा विद्रोह जो है ना 1916 में हुआ था। ठीक है, चलिए आप लोग से मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि 1916 ईस्वी में एक और घटना हुई थी जो कि बहुत ही फेमस है। आप लोग बताइए वो कौन सी घटना है 1916 में जो हुई थी। देखते हैं कौन इस प्रश्न का जवाब देता है। 1916 में कौन सा हुआ था घटना। तो देखिए हम आपको बताते हैं, मिलाएंगे, देखते हैं किनका किनका सही है। तो देखिए 1916 में ना एक समझौता हुआ था जिसको हम लोग लखनऊ समझौता कहते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा लखनऊ समझौता बिल्कुल आपका सटीक आंसर है। जिनका भी कमेंट में लखनऊ समझौता है बिल्कुल 100% राइट आंसर है। 1916 में ही आपका रंपा विद्रोह और लखनऊ समझौता दोनों हुआ था। ठीक है, अब हमें ये बताइए कि 1919 ये डेट देख रहे हैं ना, ये भी बहुत फेमस डेट है। तो इसमें क्या हुआ था बताइए आप लोग। 1919 में कौन सी घटना घटी थी जो कि भारत के इतिहास में बहुत ही है ना ये प्रसिद्ध घटना है। चलिए दोस्तों आप लोग का कमेंट आ रहा है, मैं आपको इसके राइट आंसर से भी रूबरू करा दूं। 1919 में ना जालियावाला बाग, जालियावाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियावाला बाग हत्याकांड, ठीक है ना, बिल्कुल आपका सटीक आंसर हो जाएगा जालियावाला बाग हत्याकांड। 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, है ना। बहुत ही राइट आंसर आप लोग ने दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, देखेंगे हम किसमें है कितना दम। नंबर 3 देखिए आपका 3 प्रश्न है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछा है। सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। देख सकते हैं गैरिबाल्डी के बारे में हमें बताना है। चलिए बिल्कुल आप लोग का कमेंट आना शुरू हो गया, और 100% राइट आंसर नाविक
है ना। गैरिबाल्डी पेशे से जो था ना नाविक था। जिनका भी कमेंट में डी है बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला प्रश्न, ये भी देखिए एक शानदार प्रश्न है जो कि आपके लिए कारगर होगा। वार एंड पीस पुस्तक जो है ना किसकी रचना है? क्या शानदार प्रश्न है। कार्ल मार्क्स, आगे है टॉलस्टॉय, दोस्तोयेवस्की, एंजेलस। आपका क्या कहना है इस प्रश्न के बारे में बताइए। वार एंड पीस जो है पुस्तक किसकी रचना है? देखिए बिल्कुल सही जवाब आप लोग का आ रहा है टॉलस्टॉय, है ना। वार एंड पीस जो है ना टॉलस्टॉय की लिखी हुई पुस्तक है। और जिन भी स्टूडेंट को पता नहीं है याद रखिएगा, है ना। चलिए एक प्रश्न यहाँ से मैं पूछता हूँ, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए तो। आप लोग कितना याद रखते हैं ये भी आपको हो जाएगा पता, है ना। मौखिक भी पूछ लेता हूँ जिसमें ऑप्शंस नहीं है, मैं अपने से पूछ रहा हूँ सवाल। बताइए कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न हमने पूछ लिया है और आगे पूछेगा भी एग्जाम में। हाँ तो बिल्कुल सही जवाब आपका 100% जर्मनी होगा। वार एंड कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? बहुत मस्त क्वेश्चन। हैबसबर्ग, आर्लिया, बुर्बो, जाराशाही। तो देखिए इस प्रश्न में आप लोग का कमेंट फास्ट कीजिए, क्या होगा सटीक आंसर? हाँ बिल्कुल सही जवाब आपका बुर्बो वंश हो जाएगा। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो बुर्बो वंश। बिल्कुल 5 का सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर देखिए आपका क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बहुत अच्छा प्रश्न है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि है ना किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा या चंपारण? किसान आंदोलन का नाम बताना है, कहाँ पे हुआ था? तो वल्लभ भाई पटेल को ना सरदार की उपाधि मिली थी। चलिए इसका राइट आंसर आपका बिल्कुल ए होगा, है ना। बारदोली की वो घटना थी जिसमें उनको मिला था। 6 का ए सही है। 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर, हाँ तो दोस्तों इसका बिल्कुल आपका सही जवाब डी हो जाएगा, कंबोडिया, है ना। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया। जिनका भी कमेंट में है ना बिल्कुल सही जवाब है कंबोडिया में, है ना। 7 का डी सही है। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन, ये भी बहुत मस्त प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, लाला लाजपत राय, लुई ब्लांक। 8 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है कि वैज्ञानिक जो समाजवाद थी उसकी जो अवधारणा है किसने प्रस्तुत किया? हाँ तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बी होगा, कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया। 8 नंबर का बी सही है। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन आपका कहता है कि 9 नंबर आपका क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1923, 1925, 1928, 1930। हाँ तो दोस्तों बताइए कमेंट करके मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, इसका बताइए क्या होगा। हाँ तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब जो होगा ना 1925 ईस्वी होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। 9 का भी बिल्कुल आप लोग का सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ चुका है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बहुत मस्त प्रश्न है और इस बार भी आने की इसकी संभावना है। बोर्ड मॉडल प्रश्न है। जनवरी 1905, फरवरी 1917, नवंबर 1917 और मई 1919। हाँ तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं ये क्लासेस का आप लोग ने शानदार प्रश्न दिया हिस्ट्री का। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न में मौखिक, बोल्शेविक का अर्थ क्या है बताइए तो। बोल्शेविक का अर्थ क्या होता है? बोल्शेविक जो शब्द है ना इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है आपको बताना है। चलिए दोस्तों हम आपके इसके राइट आंसर बताते हैं। बोल्शेविक का अर्थ होता है बहुमत, है ना। मिलाएंगे, बहुमत दल को बोल्शेविक कहते हैं। तो याद रखिएगा बोल्शेविक का मतलब है बहुमत दल। और भी मैं प्रश्न पूछते रहूँगा बीच बीच में, है ना, आप लोग से मौखिक प्रश्न के रूप में। एक शानदार क्लास में आपको दूंगा जिसमें आपको हर एक प्रश्न की, अब देखिए यहाँ से हम आपको टॉपिक चेंज करते हैं। अभी 10 प्रश्न हमने हिस्ट्री का देखा, अब 10 प्रश्न भूगोल को देखते हैं। मैंने पहले ही बताया कि इस वीडियो में आप बहुत ही खास होने वाला है, जिसमें आपको एक ही वीडियो में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजनीतिक दल
और आगे आपदा प्रबंधन और है ना ये सब चीज़ मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा है। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रश्न ने क्या मेरे दोस्तों आपका 100% राइट आंसर जो होगा ना, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो आपने कमेंट कीजिए फास्ट इसका बिल्कुल सही और 100% राइट आंसर सी हो जाएगा, पंडित नेहरू। पंडित नेहरू वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत का मंदिर कहा था, किसको, बांधों को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है 12 नंबर, है ना, ज्योग्राफी का ही ये प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। एक और अच्छा प्रश्न निकल चुका है, कांवर झील किस जिला में स्थित है। दरभंगा जिला में, भागलपुर जिला में, बेगूसराय जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में। बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, तो मिलाएंगे इस प्रश्न का बिल्कुल आप लोग का ना सटीक आंसर सी हो जाएगा। कांवर झील बेगूसराय जिला में है ना। जिन भी स्टूडेंट को पता नहीं है याद रखेंगे। कांवर झील कहाँ है, तो बेगूसराय जिला में। 12 का सी बिल्कुल आपका सटीक 100% राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर देखिए, आगे हम आपको 13 की ओर ले चलते हैं फटाफट। हाँ, तो आपके सामने 13 प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा साधन है। मानवकृत, पुनः पूर्ति योग, अजैव या अचक्रीय। बताइए इसका जवाब क्या होगा। देखिए इस ऑप्शंस के अनुसार यहाँ पे आपका ना सटीक आंसर जो होगा ना बी होगा। सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग है, यानी कि इसका इस्तेमाल कीजिए फिर इस्तेमाल करिए, बार बार कर सकते हैं, इसलिए इसको पुनः पूर्ति योग कहा जा सकता है। 13 का भी बिल्कुल जिनका भी कमेंट में है ना सही है। और 14 नंबर है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। बहुत ज़्यादा जल की मात्रा उपस्थित है, इसके कारण पृथ्वी क्या कहलाता है। उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह या हरा ग्रह। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपका 100% राइट आंसर बी हो जाएगा, नीला ग्रह। जिन भी स्टूडेंट ने इस प्रश्न में नीला ग्रह बताया है बिल्कुल सही जवाब है। और 15 नंबर प्रश्न है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। बहुत मस्त प्रश्न है। सीतामढ़ी, पटना, रोहतास, नवादा। अच्छा प्रश्न है, बताइए कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी जहाँ पे नहर से सिंचाई ज़्यादा होती है। हाँ, तो इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, रोहतास। रोहतास वह डिस्ट्रिक्ट है जिसपे आपको ना नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। 15 नंबर प्रश्न का सी 100% राइट आंसर। चलिए 16 नंबर देखिए प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत बार आप लोग देखे होंगे क्वेश्चंस बैंक में, कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। 4, 6, 2, 5। तो इस प्रश्न का आपको जवाब बताना है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया। देखिए दोस्तों इस प्रश्न में आपका बी सही हो जाएगा, 6 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। 6 भाग बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों हम आप सबको बता दें कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप लोग एक प्यारा सा लाइक करें, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिए और भी लोगों को बढ़ाइए, आप ही का चैनल है दोस्तों। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का हमने संग्रह किया है जो कि आपके लिए बहुत ही कारगर होगी, है ना। तो 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 17 है कि निम्न में से कौन सा उद्योग जो है ना चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। एल्युमिनियम, चीनी, सीमेंट या पटसन। चूना पत्थर जो है कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है। तो आपको हम बता दें इस प्रश्न के लिए ना आपका 100% राइट आंसर सी हो जाएगा, सीमेंट, ठीक है ना। 17 का सी जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में है बिल्कुल 100% राइट आंसर। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए, जो कि ये भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ या पटना। बताइए संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। हाँ तो दोस्तों बहुत इजी प्रश्न है और ये पूछता भी है, ज्योग्राफी का प्रश्न है और बिल्कुल आपका सही जवाब आपका पटना हो जाएगा। पटना वाले सभी लोग राइट आंसर है, 18 का डी। 19 नंबर देखिए आपका, पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है ना वो कौन सा है। वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। 19 नंबर प्रश्न का बताइए, पंजाब में जो है भूमि जो होते हैं ना, निम्नीकरण के मतलब कि छोटे छोटे भूमि पर खेती की जाती है, यही इसका मतलब है, छोटे छोटे भूमि पर खेती करना,
ठीक है ना। छोटे छोटे भूमि पर खेती की जाती है, क्या कारण है? तो यही कारण है कि वहाँ बहुत ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत होती है। अब छोटा छोटा खेत रहेगा ना तो उसको बहुत अच्छे तरीके से आप सिंचाई कर सकते हैं, यही कारण है। तो इसलिए 19 नंबर प्रश्न का डी 100% राइट आंसर होगा, जिनका भी कमेंट में है। चलिए 20 नंबर देखिए, इसके बाद आपका टॉपिक चेंज हो जाएगा, है ना। 20 आपका कहता है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? बिहार है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है या केरल है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें ना पक्का सड़क की संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में है? तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न के लिए आपका 100% हम बता देते हैं बिल्कुल सही जवाब बी है, महाराष्ट्र। ठीक है, जिनका भी कमेंट में बी महाराष्ट्र है, सभी लोग राइट आंसर है महाराष्ट्र वाले, 20 का बी महाराष्ट्र। अब आइए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और टॉपिक भी चेंज करते हैं, लेकिन एक बार राजनीतिक विज्ञान की दुनिया में। मैंने आज के क्लास में आपको शुरू में ही बताया कि एक ही क्लास में आपको सब चीज़ मिलेगा। इसके बाद आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस दिखाएंगे, फिर आपदा प्रबंधन के भी दिखाएंगे। ये देखिए राजनीतिक विज्ञान यहाँ शुरू हो रहा है। तो सब लोग से एक बार प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक जो लाइक ना किए प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा लाइक सर के लिए जो है ना सपोर्ट करते, एक लाइक कर दीजिए और अपने साथी के पास शेयर कीजिए। ऐसा क्लास आपको ना मिलेगा कि एक ही क्लास में आपको सारे विषय मिले, अलग अलग टॉपिक में आपकी तैयारी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं राजनीतिक विज्ञान का नंबर 1 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस आपके बेस्ट होंगे। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? भारत में पंचायती राज, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस को पहले दोस्तों केयरफुल्ली पढ़ना होता है। अगर आप क्वेश्चंस को जितना ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे आप उसका जवाब उतना ही अच्छा देंगे। 50%, 25, 33 या 28? हाँ, तो देखिए इस प्रश्न के लिए आपका बिल्कुल सही है। पंचायती राज में आपको बहुत ही ज़्यादा है महिलाओं की सीटें, जिसको हम कह सकते हैं 50-50, है ना। तो 21 का ए बिल्कुल सही जवाब है। जिन भी स्टूडेंट ने ए बताया है बिल्कुल सही। 22 आपका कहता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, मेन जो होता है आपको जज, उसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति, संसद या उपराष्ट्रपति? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों हम आपको इसके राइट आंसर बताते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जो मेन न्यायाधीश होते हैं ना, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल आपका 22 नंबर प्रश्न का ना बी 100% राइट आंसर है। 23 नंबर देखिए क्वेश्चन, एक अच्छा प्रश्न 23 है। ये प्रश्न आपको बहुत बार पूछा हुआ बोर्ड मॉडल है और इसको हम कह सकते हैं कि 2023 एग्ज़ाम में पूछेगा। लोकतंत्र जनता का, बहुत ही फेमस ये लाइन है, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। यह कथन जो है ना किसका है? जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, अरस्तु, लॉर्ड ब्राउन? बताइए दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्सों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। चलिए दोस्तों हम आप इसके राइट आंसर बताते हैं। इसका बिल्कुल आपका सटीक आंसर बी होगा, अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन बिल्कुल सही जवाब है ना। अब्राहम लिंकन का ये जो कथन देख रहे हैं ना, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता का शासन है। एक प्रश्न मैं यहाँ से आपको पूछता हूँ, आपको जवाब क्या होता है मैं देखना चाहता हूँ। बताइएगा, अब्राहम लिंकन जो है ना कहाँ के राष्ट्रपति थे? अब्राहम लिंकन कहाँ के राष्ट्रपति थे? किस देश के राष्ट्रपति थे? किस देश के प्रेसिडेंट थे? चलिए हम आपको इसके राइट आंसर बताते हैं, आप लोग मिलाएंगे कि आपका सही है कि नहीं। अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे, है ना। इसलिए आपका जिनका भी कमेंट में अमेरिका है सही जवाब। अब देखिए आपको 24 ले चलते हैं। ये भी क्वेश्चंस बहुत फेमस है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण? बताइए क्या होगा इसका सटीक आंसर। हाँ तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। इन्होंने ही बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। जिनका भी कमेंट में डी है बिल्कुल 100% राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। देख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा करेंगे दिखना शुरू हो जाएगा। कहता है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, और इनमें से कोई नहीं। 25 का राइट आंसर। हाँ तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बी है, अप्रत्यक्ष, है ना। भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है? अप्रत्यक्ष। बिल्कुल आपका सही जवाब अप्रत्यक्ष होगा। 25 का बी जो है ना ऑप्शन 100% राइट आंसर है, जिनका भी कमेंट में अप्रत्यक्ष, है ना। आगे देखिए
26 प्रश्न है। कहता है कि गठबंधन सरकार की पकड़ जो होती है ना प्रशासन पर कैसी होती है, मजबूत होती है, ढीली होती है, सामान्य या कठोर। जल्दी से बताओ मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न का सटीक आंसर क्या होगा। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है और इजी भी है। चलिए हम आपको इसके राइट आंसर की ओर बताते हैं, इसका क्या होगा। ये जो होगा बिल्कुल सही जवाब आपका ढीली है ना। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर ढीली होती है। 26 का भी जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही है। और 27 नंबर प्रश्न है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है राज्य को, केंद्र एवं राज्य दोनों, केंद्र इनमें से कोई नहीं। समवर्ती सूची में किनको रखा जाता है। हाँ, तो इस प्रश्न का दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब आपका बी होगा। केंद्र और राज्य दोनों को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। 27 का जिनका भी कमेंट में बी है बिल्कुल सही जवाब है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर आपको 28 की ओर ले चलते हैं। 28 आपका कहता है कि संघ सरकार राज्य की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एक हरी शासन व्यवस्था और सर्वोच्च न्यायालय। बहुत मस्त प्रश्न है दोस्तों, आप जितना समझते हैं ना इस प्रश्न का जवाब दीजिए जल्दी से। संघ सरकार संघ राज्य की विशेषता नहीं है। हाँ, तो हम आपको इसके राइट आंसर देखिए। संघ राज्य में जो होती है ना एक हरी शासन व्यवस्था नहीं होती है। इसमें डबल लोग शासन करते हैं, मिलकर करते हैं। संघ का मतलब ही होता है समूह, संघ का मतलब है समूह। आप याद कीजिए, रटिए मत, ज़्यादा रटेंगे तो दिक्कत होगा, समझ लेंगे कभी नहीं हुआ। संघ आ गया तो ये संघ में नहीं चलेगा एक हरी, इसलिए सी सही है। और 29 नंबर देखिए, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। मतलब कि एक दल से ज़्यादा दल, उसको हम बहुदल कहते हैं ना। बहुदल किसको कहते हैं, जिस दल में एक से ज़्यादा दल मौजूद हो। तो आपके पास पाकिस्तान ऑप्शन है, भारत है, बांग्लादेश और ब्रिटेन है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए आपका बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था, एक से ज़्यादा दल नहीं है ना। तो जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में ना सी ऑप्शन है ना बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं अगले टॉपिक जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसको हम इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इसके भी आइए क्वेश्चंस को देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स ले आते हैं। तो हम आपको इस प्रश्न का शुरुआत करते हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग भी अभी तक लाइक ना किए हैं ना प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों आपकी लाइक शेयर हमारी हौसला में जान पैदा करती है। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों, है ना। तो चलिए हम आपको अर्थशास्त्र के क्वेश्चन नंबर 1 दिखाते हैं, सभी लोग देखेंगे ध्यान से। देखिए आपका पहला 30 नंबर को, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही मस्त प्रश्न है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। हाँ तो दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग बताइए, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। बिल्कुल आपका बी सही आ रहा है, कृषि क्षेत्र को। अब हमें ये बताइए सेवा क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, कमेंट करके जवाब दीजिए बिना ऑप्शंस के। सेवा क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है। हाँ तो दोस्तों मिलाएंगे, इसका बिल्कुल आपका थर्ड यानी कि तृतीय क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जो होता है तृतीय क्षेत्र होता है। दोस्तों अब हम आपसे एक और प्रश्न पूछेंगे, है ना। एक ही वीडियो में आपको शानदार क्लास मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र किस क्षेत्र को। हाँ बिल्कुल सही जवाब आपका होगा सेकंड, यानी द्वितीय क्षेत्र जो होता है ना वो आपका औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और कृषि आप लोग जानिए गए फर्स्ट। तो इस प्रश्न से आपको 3 प्रश्न मिला। इस तीनों में से कोई भी प्रश्न अगर एग्जाम में पूछेगा ना तो आप बता सकते हैं। इसी तरह से हमें आपको पढ़ाना है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं 31। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत बार पूछा है ये प्रश्न कि सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय, है ना, एक व्यक्ति की आय कितनी थी। 22,253 रुपया, 25,494, 6,610 और 54,850 रुपया। इकोनॉमिक्स में ये सब प्रश्न आपसे पूछते हैं। हाँ तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए फटाफट। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा 25,494 रुपया। 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय जो थी 25,494। बिल्कुल आपका बी सही है 31 का। ओके चलिए अब हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की दुनिया में। आप लोग इसी तरह से वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए, बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। देखिए ये 32 कहता है कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि पूंजीवादी और सार्वजनिक यानी कि सरकार दोनों का मिला हुआ। अमेरिका में है, चीन में है, भारत में है, इनमें से कोई नहीं। 32 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखेंगे किन लोग का सही जवाब आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब हमारी इंडिया में ही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था,
है ना। जिनका भी कमेंट में सी है ना, बिल्कुल सही जवाब है। अब ले चलते हैं हम आपको अगले प्रश्न की ओर। यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट है। 33, वैश्वीकरण के मुख्य अंग जो है कितने हैं? 1 है, 2 है, 5 है, 4 है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? हाँ तो दोस्तों हम आपके इसके राइट आंसर बताते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब आपका ना डी सही होगा। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 4। जिनका भी कमेंट में डी है बिल्कुल सही जवाब। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? डी 4। 4 वाले सभी लोग सही जवाब। अगला देखिए 30 में, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 में, 1980 में, 1987 में, 1988 में। हाँ तो दोस्तों हम आपके इसके राइट आंसर बताते हैं। बिल्कुल इस प्रश्न का ना आपका सही और सटीक आंसर ये हो जाएगा 1986। जिनका भी कमेंट में 1986 है बिल्कुल सही जवाब है 34 का। ओके दोस्तों, आप लोग को मुझे उम्मीद है कि क्लास बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, है ना। एक शानदार क्लास हम डेली लाने की कोशिश करते हैं। हम आप सबको बताएंगे कि जो लोग नए हैं कब लाइव आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? ये आपका 35 क्वेश्चन कह रहा है। विश्व बैंक है, IMF है, UNO है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए तो। हाँ तो चलते चलाते हम इसके राइट आंसर बता दें कि ये जो ऑप्शन दिया है ना इसमें कोई नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ना, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक भी नहीं है, IMF भी नहीं है, UNO भी नहीं है। इसलिए डी ऑप्शन को आप क्लिक कर लीजिए, सही होगा इस ऑप्शन में। और जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है, नियम को निर्धारित करने वाली संस्था का नाम हम आपको इसके राइट आंसर बता देते हैं। आप लोग भी कमेंट करके बताइए वो क्या है। तो उसका नाम है WTO, वो है ना। WTO इस ऑप्शन में नहीं है। चलिए 36, भारत है ना सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 गो, 4 गो, 6 गो या 8 गो? बताइए सेवा क्षेत्र को। हाँ तो दोस्तों आप लोग मिलाएंगे इसका। बिल्कुल देखिए सेवा क्षेत्र जो है इसमें 2 ही प्रकार के होते हैं। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, आदान मतलब लेना और प्रदान मतलब देना, आदान प्रदान करना, यही 2 प्रकार के। ठीक है, तो 36 में आपका बिल्कुल सही जवाब ए होगा। जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में ए है 100% राइट आंसर है। चलिए दोस्तों हम आपके लिए चलते हैं 37 क्वेश्चन की ओर, है ना। ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ जो है ना कब हुआ? 1904 में, 5 में, 7 में या 20 में? हाँ तो ये मिलाएंगे आप लोग, इसका आंसर हम बता रहे हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ जो है ना, मिलाएंगे। देखिए आप लोग कमेंट कीजिए। इसका बिल्कुल सही जवाब 1904। 1904 में आपका सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। ओके चलिए दोस्तों ले चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर, है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं? आर्थिक व्यवस्था के बारे में आपको बताना है। चलिए तो इस प्रश्न अभी पीछे ऐसा ही क्वेश्चन को घुमा के पूछा था। तो भारत में जो है ना आर्थिक व्यवस्था जो है वो मिश्रित है। आपका बिल्कुल सही जवाब 38 का ना सी सही है। अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। अब आइए हम आपको ले चलते हैं। देखिए आपदा प्रबंधन की दुनिया में, ये आपदा प्रबंधन यहाँ शुरू होता है। आपके सोशल साइंस के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा सिलेबस है जिसको हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। और ये सिलेबस छोटा है लेकिन मजबूत है और हरदम पूछता है। तो देखिए इसमें आपका पहला क्वेश्चन है 39 कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? अगर हमें सूखे से बचाव करना है तो उसके लिए क्या तरीका करना चाहिए? नदियों को आपस में जोड़ देना चाहिए, वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए, बाढ़ की स्थिति, या इनमें से कोई नहीं? तो हम आपको बता दें इसके लिए ना आपका बिल्कुल सटीक आंसर जो होगा ना वो बाढ़ की स्थिति, है ना। थोड़ा सा इसमें देखिए बाढ़ की स्थिति नहीं, सॉरी, इसके लिए आपका होगा वर्षा जल का संग्रह करना। हाँ जिनका भी बी है ना कमेंट में बिल्कुल सही है। अगर आप वर्षा जल का संग्रह करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, तो आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो आपका 39 का बी बिल्कुल सही है। आइए अब हम 40 नंबर प्रश्न की ओर ले चलते हैं। देखिए आपका प्रश्न 40 कहता है कि मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को आपको जल जा रहे हैं तो उस वक्त स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, या अस्पताल पहुंचना चाहिए, इनमें से कोई घट नहीं करना चाहिए? आपकी क्या राय है जल्दी से बताइए। हाँ तो देखिए दोस्तों हम आपके बताते, कोई भी व्यक्ति अगर जल जाता है ना उस स्थिति में हमें ना ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। ओके दोस्तों, तो ये था क्लास आज का, है ना। अभी आप लोग जाइए नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारे कुछ होता है इस क्लासेज में। मस्त क्लासेज में आपको एक नया नया चीज़ भी मिलता है।
तो दोस्तों हम आपके बता दें, जो भी न्यू है एक बार फटाफट, कि डेली जो लाइव होता है 7:30 PM में, हर एक विषय की तैयारी आपको कराई जाएगी इस चैनल पे। तो 7:30 PM में लाइव क्लास आइए, एक शानदार क्लास होगा। और दोस्तों हम आपको बताते हैं कि कल का जो मैं प्रश्न पूछा था ना, 2 वाला 310 वाला करके, 310 58 कुछ इसी तरह का था, मेरा सवाल तो याद नहीं है, लेकिन उन सारे स्टूडेंटों का नाम याद है जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया उस पिछले क्लास के कल वाले में। तो उसमें देखिए एक है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट अलेक्स जो कि डेली क्लास भी करते हैं और पढ़ने में भी अच्छे हैं। दूसरा है मिस्टर फैज़ान, इन्होंने भी कल के प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दिया था, मिस्टर फैज़ान। और एक और है फैज़ान सैयदना, इन्होंने भी कल के प्रश्न का सटीक आंसर दिया है, सैयदना। ओके, सारे स्टूडेंट का नाम लिया जाएगा जो लोग भी अच्छे जवाब देंगे। और एक स्टूडेंट है इकरामुल, उन्होंने भी कल के सवाल का सटीक आंसर दिया था, उनको भी मस्त क्लासेस शुक्रिया अदा करता है। और भी कुछ स्टूडेंटों का कमेंट आया था, बाद में आया था, है ना, लेकिन हम जो होते हैं कि जैसे ही मैं वीडियो का ख़त्म करता हूँ उसी के बाद अच्छा प्रदर्शन करने वाले हम स्टूडेंटों का नाम लेते हैं। और भी एलेक्स हो गए, मिस्टर फैज़ान हो गए, फैज़ान सैयदना हो गए, इकरामुल होंगे, और भी स्टूडेंट जिन्होंने इस टेस्ट का है ना जवाब दिया था, हम उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अभी जाइए मत, क्योंकि अभी तो क्लास का एक और प्रश्न बचा हुआ है। आज का सवाल, जो भी आज के सवाल का सटीक आंसर देंगे ना, उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो गौर से देखिए आज का सवाल क्या है, और ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कल क्लास क्या होना चाहिए, है ना, कमेंट में बता दीजिएगा। और आप ही के अनुसार तैयार करता हूँ, क्योंकि आपको एक आगे की ओर ले जाने के लिए तैयार है। तो आज का प्रश्न है मेरे पास, है ना, देखेंगे किसने सटीक आंसर देता है। क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑफ वियतनाम किन्होंने लिखा, आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किन्होंने लिखा। तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और इस प्रश्न का जवाब दे दिए, हम अगले वीडियो में आपका नाम ज़रूर लेंगे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, क्वेश्चन सुन लिए। तो दोस्तों आप सबका मस्त क्लासेस तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता है कि आपने आज का क्लास को पूरी तरह से देखा। और मैंने आपको 40 प्रश्न पूछा, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन से प्रश्न थे। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई दिक्कत हो गया है, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे सर ये गलत हो चुका है ना, तो हम उसको सही करेंगे। और दोस्तों जो लोग भी इस वीडियो को पूरा वॉच किए और अभी तक लाइक ना किए तो लाइक कर देंगे, आपका एक प्यारा सा लाइक सर को सपोर्ट करता है। और आगे देखिए कि एक काम है कि अपने साथी, फ्रेंड्स और मित्र में पहुंचा दें, ताकि आपके मित्र भी ऑनलाइन मस्त क्लासेस से जुड़कर अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर सके। दोस्तों हम आपको बता दिए कि 7:30 में डेली लाइव आते हैं। हम सब आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, ताकि मैं इस तरह के लेटेस्ट वीडियो डालूँ ना तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता है। घंटी भी, बेल आइकन जिसको कहते हैं, दबा लीजिएगा। दोस्तों आप ही का तो चैनल है, आप ही की बदौलत तो चलता है। मैंने पहले भी बोला है कि मैं कहाँ हूँ, तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज़ है, और मुझमें जो बोलता है ये तेरी आवाज़ है कहूँ तो है, नहीं नहीं कहूँ तो है, इस है ना है के बीच में कुछ ना कुछ तो है। अरे उड़ने के लिए बना हूँ, उड़कर दिखाऊंगा, कोई लाख काटे पर फिर भी उड़ता चला जाऊंगा। थोड़ा जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता, अरे अपने सपनों के लिए हार जाऊँ या मुझे नहीं आता। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक शानदार, धमाकेदार और आप सबको मोटिवेट करते हुए इसी तरह के वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ऑनलाइन मस्त क्लासेस के प्लेलिस्ट और वीडियोज़ में जाकर अदर वीडियो को देखते रहिए, अपने तैयारियों को कीजिए मुकम्मल। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो सर को है ना कमेंट में पूछ लीजिए, सोल्यूशन करने की कोशिश किया जाएगा। तो आप सब ने इस वीडियो को अंत तक देखा, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।